जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस का अध्ययन कर रहे हैं और जीके जीएस के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं। आधुनिक इतिहास का यह चौथा वीडियो होगा। इससे पहले हमने 3 वीडियो दिया है जिसमें हमने बात किया है यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन पर, और एक वीडियो है जिसमें हमने बात किया है मैसूर राज्य तथा आंग्ल मैसूर युद्ध पर। ठीक है बच्चे, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विजय यानी कि ब्रिटिशों का बंगाल विजय, यानी जो अंग्रेज थे बंगाल का विजय किस प्रकार से करते हैं। ठीक, जब बंगाल का विजय करते तो उसी के बाद क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है। तो ये जो प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, कब होता है, कैसे होता है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं और बंगाल विजय से भी प्रश्न हमेशा बनते रहे बच्चे। इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक और बेहतरीनपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक, दूसरी बात कि अगर आप जो पिछला वीडियो पढ़ाया गया उनके वीडियोस, वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उन सारे ही वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बस आपको समझते हुए चलना है। मैं एकदम कहानी की तरह आपको बताते चला जाऊँगा, आपके दिमाग में धंसता चला जाएगा, छपता चला जाएगा। बाकी अगर रही बात हैंड रिटन नोट्स की, तो हैंड रिटन जो नोट्स है मेरा वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप नंबर सब कुछ आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जा करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, बंगाल विजय। देखिए, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसी में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध। लेकिन अगर लंबा हुआ तो हम लोग प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चे, जी हाँ। तो बच्चे लोग बंगाल विजय और बंगाल विजय का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बंगाल के बारे में अध्ययन करते हैं कि भाई बंगाल क्या था। देखिए, उस समय बंगाल अपने आप में एक वर्चस्व रखता था। ठीक है, मुगलों की दृष्टि से, यानी कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये वाला जो जगह है बंगाल, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लीजिए एक तरह से बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ज़रूरी का मतलब बहुत, यहाँ से जो व्यापार वगैरह होते थे बहुत ज़्यादा होते थे। आप ऐसे भी समझिए, जहाँ पे ज़्यादा मतलब जहाँ पे बाजार अच्छा होता है वहाँ से ज़्यादा फायदे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा व्यापार होता है। ठीक उसी प्रकार से बंगाल था। ठीक, अब ये जो बंगाल है, बंगाल के बारे में समझते हैं कि उस समय बंगाल की क्या स्थिति थी। तो प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा कि उस समय का जो बंगाल था ना, उस समय का जो बंगाल था, उस समय के बंगाल में हमारा आधुनिक यानी कि आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार और आज का उड़ीसा, ये चारों मिला करके उस समय के क्या थे, बंगाल थे बच्चे। क्या थे उस समय के, बंगाल थे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने इन चारों को मिलाने के बाद तो उतना बड़ा क्या था, बंगाल था। तो बंगाल कितना महत्वपूर्ण रहा होगा उस समय के लिए, आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं बच्चे। ठीक, दूसरी बात, इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था कि मतलब अंग्रेजों के बारे में जब मैं बता रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो मैंने बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में, हुगली में सबसे पहले क्या लगाती है, अपना पहला फैक्ट्री लगाती है बंगाल में। कब लगाती है, 1651 में। ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, ये 1651 ईस्वी में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। यानी कि बंगाल में अंग्रेजों ने क्या किया, अपना पहला फैक्ट्री लगाया। कब लगाया बच्चे, तो 1651 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। ध्यान रखना, बंगाल के बारे में देख लिया कि भाई बंगाल कितना बड़ा था। अब हम देखने जा रहे हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल को कैसे जीता, शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले जब अंग्रेज मतलब भारत में आए थे तो कुछ समय बीता, उसके बाद 1651 में बंगाल में इन्होंने क्या किया, अपनी एक फैक्ट्री बना ली। क्या किया बच्चे, फैक्ट्री बना ली। किस लिए, व्यापार के लिए। जब इन्होंने फैक्ट्री बना लिया तो 1651 में ही इन्होंने मुगल सम्राट को 3000 रुपये दे करके अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। ध्यान रखिएगा बच्चे, जब ये लोग बंगाल में आते हैं 1951 में, तो 1951 में जब आते हैं तो उस समय ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज की जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट के लिए क्या भेजते हैं, 3000 रुपये भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं, ये भेजते हैं कि भाई ये आपका कर है और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तीनों क्षेत्र में।
तो इनको अनुमति दे दी जाती है और ये लोग यानी कि अंग्रेज लोग क्या करते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों में ही क्या करते हैं बच्चे, व्यापार कैसे करते हैं, एकदम मुक्त व्यापार करते हैं। ठीक है, इनको कोई भी किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। बात समझ रहे हैं? जी हाँ बच्चे। फिर आगे देखिए, फिर बंगाल के सूबेदार द्वारा अंग्रेजों को कालीकाता, सुतानाती और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी गई। अब जरा बच्चे मुझे ये बताइए कि उस समय बंगाल का जो सूबेदार था कौन था जिसने अंग्रेजों को कालीकाता, सुतानाती और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। ध्यान रखना, जो कालीकाता, सुतानाती और गोविंदपुर है ये मतलब कि बंगाल में था, कलकत्ता में था। ठीक है, हालांकि कलकत्ता नहीं कहेंगे, कलकत्ता तो बाद में बना था, तो ये बंगाल का हिस्सा था। ये तीनों गांव की जो जमींदारी थी किसको दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया। किसने दिया, तो बंगाल के सूबेदार ने दिया। और उसमें बंगाल का सूबेदार कौन था बच्चा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कल ही पढ़ाया, कल नहीं परसों, ठीक है परसों ही मैंने आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में कि कौन सा नवाब था जिसने अंग्रेजों को कालीकाता, सुतानाती और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। और आपको पता है कि जब जमींदारी मिल जाता है तो किसको मिलता है, ये जाब चारनाक को। और जाब चारनाक ने किया क्या, तो कालीकाता, सुतानाती और गोविंदपुर को एक साथ मिला करके एक नया शहर बसा देता है जिसका नाम होता है कलकत्ता। ठीक बच्चे, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कलकत्ता किसने बसाया, तो कलकत्ता बसाया था बच्चे किसने, तो कलकत्ता बसाया था जाब चारनाक ने। और मैंने बम्बई के बारे में बताया था, बम्बई को किसने बसाया था, गेराल्ड आंगियर ने बसाया था। और मद्रास की बात करें तो मद्रास किसने बसाया था 1640 में, किसने बसाया था बच्चे, फ्रांसिस डे ने बसाया था। किसने, फ्रांसिस डे ने। ठीक है, तो बम्बई मद्रास, बम्बई और फिर क्या था आपका ये कलकत्ता, ये तीनों के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, अच्छे समझा था, आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। हम लोग अंग्रेजों को देख रहे हैं कि अंग्रेज बंगाल में कैसे प्रभावी हुए, ये बंगाल को कैसे जीते, इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जब इनको अंग्रेजों को क्या मिल जाता, धीरे धीरे जमींदारी भी मिल गई भैया। अब जब जमींदारी मिल गया, इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने इन तीनों गाँव को मिलाकर कलकत्ता बना लिया। ठीक है, और आपको पता है कि जब ये सुतानाती वाला जो गांव मिलता है, इनको पहली बार सुतानाती में ही एक फोर्ट बनाते हैं, किला बनाते हैं, जिसका नाम है फोर्ट विलियम। बच्चे क्या नाम है, जिसका नाम 1697 ईस्वी के दौरान क्या रखा गया था, फोर्ट विलियम। आपको याद होगा जिसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना था, तो चार्ल्स आयर बना था बच्चे। कौन, चार्ल्स आयर बना था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि 1717 ईस्वी में फर्रुख हसियर क्या था, मुगल सम्राट था बच्चे। तो फर्रुख हसियर द्वारा 3000 वार्षिक कर के बदले में बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, छूट दिया गया था। बच्चे अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति आता है जॉन सुरमन, जो किसके दरबार में आता है, फर्रुख हसियर के दरबार में आता है। और जॉन सुरमन के साथ एक चिकित्सक आता है, एक वैद्य आता है, जिसका नाम होता है, क्या होता है, हैमिल्टन। क्या नाम होता है बच्चे, जिसका नाम होता है हैमिल्टन। ठीक है, जी हाँ, जिसका नाम होता है हैमिल्टन। अब वो हैमिल्टन क्या करता है, ये जो फर्रुख हसियर है ना, इसको एक बड़ी बीमारी हुई थी। ठीक है, उस हैमिल्टन डॉक्टर ने फर्रुख हसियर के उस बीमारी का इलाज कर दिया अच्छे से। तो फर्रुख हसियर खुश हो जाता है और कहता है ले जाओ भैया, तुमको जो चाहिए हम दे देंगे, बताओ क्या चाहिए। तो उसके तहत फर्रुख हसियर ने क्या किया था, 3000 रुपये लिया और बंगाल में क्या किया भैया, पूरी तरह से अनुमति दे दिया, जाओ छूट मतलब तुमको छूटे व्यापार करो। फिर उसी प्रकार से बच्चे इसने बंगाल में नहीं बल्कि सूरत में भी क्या किया था, अनुमति दिया था। वहाँ पे 10,000 रुपये के बदले में दिया था। ठीक, और उसके बाद तीसरा जो विशेषाधिकार दिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जो अंग्रेज टकसाल ढाल रहे थे बम्बई में, वो पूरे मुगल साम्राज्य में लागू करने की अनुमति दे दिया था। ठीक है, तो लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना है यहाँ पे केवल किसके बारे में जानना, बंगाल के बारे में। तो 1717 में फर्रुख हसियर ने क्या किया था, 3000 वार्षिक कर के बदले में क्या किया था, बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे दी गई। इनको धीरे धीरे छूट देता मतलब मिलता गया। पहले क्या मिला, पहले 1651 में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर उसके बाद 3000 रुपये के बदले फर्रुख हसियर ने भी भैया इनको मौका दे दिया। बीच में इनको क्या मिल गया था, कालीकाता, सुतानाती और गोविंदपुर की जमींदारी मिल गई थी, ये किला बना लिए थे। तो इनका थोड़ा सा मन यहाँ पे बढ़ गया था बच्चे। ठीक, जी हाँ। फिर उसके बाद ये जो फर्रुख हसियर था, फर्रुख हसियर ने बंगाल का, देखिए जो बंगाल का सूबेदार था ना, यहाँ पे फर्रुख हसियर ने नियुक्त किया। किसने, फर्रुख हसियर ने। तो फर्रुख हसियर ने 1717 ईस्वी में किसको नियुक्त किया, बंगाल का गवर्नर या बंगाल का सूबेदार, तो मुर्शिद कुली खां को बच्चे। किसको, मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। तो अब हमको किसके बारे में जानना है, किसके बारे में पढ़ना है, मुर्शिद कुली खां के बारे में। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्ट
बंगाल के बारे में पढ़ रहे तो हम लोग डायरेक्ट मुर्शिद कुली खां से आ सकते थे, लेकिन मुर्शिद कुली खां आया कहाँ से ये भी तो आपको जानना चाहिए ना, ये भी तो समझना है ना। जी हाँ बच्चे, ताकि ये ऐसे समझेंगे तब आपके दिमाग में अच्छे से बना रहेगा। अच्छा 51 में आया था तो इसने क्या किया, बंगाल में 3000 रुपया देके व्यापार करने लग गया। अब जब व्यापार कर रहा था उसके बाद इसको यानी कि अंग्रेजों को मिल गया सूतानाथी कालिका था और यहाँ का गोविंदपुर की जमींदारी मिल गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कलकत्ता शहर बसा दिया। फिर फर्रुख हसीर ने भी बंगाल में इनको 3000 रुपये में क्या किया, पूरा मुफ्त व्यापार करने की छूट दे दिया। ठीक, फर्रुख हसीर ने फिर किसको नियुक्त किया, बंगाल का सूबेदार। तो बंगाल का सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था बच्चे, मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, अब जो मुर्शिद कुली खां था इसका जो शासनकाल था यानी कि जो बंगाल का सूबेदार था कब से कब तक था बच्चे, तो 1717 से लेकर के 1727 तक था। कब तक था बच्चे, 1717 से लेके 1727 तक था। ठीक है बच्चे, जी हाँ। तो 1717 में फर्रुख हसीर ने किसको बनाया था बंगाल का सूबेदार, मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, पहले तो बंगाल का सूबेदार बनाता है, लेकिन उसके बाद 1719 में यानी कि 2 साल बाद ही इसको उड़ीसा की भी क्या दे देता है, सूबेदारी दे देता है। यानी कि जो फर्रुख हसीर है ये बंगाल की सूबेदार तो बनाता ही बनाता है मुर्शिद कुली खां को, लेकिन उसके साथ ही साथ उड़ीसा का भी बना देता है बच्चे। ठीक, जी हाँ। और जब उड़ीसा का बना देता है तो बच्चे चूंकि मुर्शिद कुली खां थोड़ा सा योग्य शासक था तो इसने क्या किया, अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित कर लिया, मुर्शिदाबाद। यानी ढाका कहाँ है, आज का बांग्लादेश में। ठीक है, जो ढाका है आज के बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन उस समय किसकी राजधानी थी, बांग्लादेश की। तो ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया, डायरेक्ट प्रश्न बनता है बच्चे। तो किसने स्थानांतरित किया, मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां का शासन कब से कब तक है, 1727 तक। मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार कब बना, 1717 में बना। ठीक है, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार किसने बनाया, तो फर्रुख हसीर ने बनाया। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे बच्चे। ये सारे आपको जो मैं थ्योरी करा रहा हूँ बेटा, इसका जो MCQs होगा। ठीक है, यहाँ से जितने प्रश्न पहले तो जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं आपके सामने ऊपर रखूंगा, फिर इनसे बनने वाले जो अन्य प्रश्न होंगे उसको नीचे रखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे, बस ज़्यादा नहीं 2-3 दिन बाद से मैं आपको प्रैक्टिस कराना भी शुरू करूँगा। देखिए आपको 3 वीडियो मतलब मिलेंगे डेली। ठीक है, एक हमारे साथ इलाहाबाद के टीचर जुड़े हैं जो कि आपको हिंदी पढ़ाएंगे, क्योंकि एक बड़े कोचिंग में पढ़ाते हैं तो अपना फेस वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, वे पीछे से यानी कि फेस उनका नहीं रहेगा, उनका वॉइस रहेगा। ठीक है, वे ही पूरा चीज़ पढ़ाएंगे, है ना। आप वॉइस के माध्यम से पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन टीचर है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तो आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं उनसे बात करूँगा, एक बार फिर से बात करूँगा। अभी कुछ ही टाइम पहले उनसे हमारी बात हुई है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ ध्यान देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हिंदी पढ़ लेंगे, एक तो GK GS का एक क्लासिक चलता रहेगा लगातार। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न और उत्तर है MCQs के रूप में कर लेंगे बच्चा। ठीक है, जी हाँ। तो यहाँ पे देख रहे थे कि जो मुर्शिद कुली खां था यह अपनी राजधानी ढाका से कहाँ लेके चला आया, हैदराबाद लेके चला आया था। ठीक बच्चे, जी हाँ। और ये जो मुर्शिद कुली खां था ना, इसने जो कृषक थे उनका जो तकावी ऋण होता है बच्चे ना, उसको भी माफ़ कर दिया था। अगर आपसे कभी पूछ ले कि तकावी ऋण यानी कृषकों का तकावी ऋण माफ करने वाला शासक कौन था बंगाल का, या बंगाल का किस सूबेदार ने तकावी ऋण को माफ किया था, कृषकों के तकावी ऋण को माफ किया था, तो कौन था, मुर्शिद कुली खां था बच्चे। अब कहेंगे तकावी ऋण क्या होता है बच्चे। तकावी ऋण का मतलब ये होता है कि जैसे अनाज या जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कृषि के लिए लिया गया अग्रिम कर्ज, यानी खेती करने के लिए जो पहले से कर्जा उठाया जाता है, कर्जा लिया जाता है, उसी को उस समय तकावी ऋण कहते थे। क्या कहते थे बच्चे, तकावी ऋण कहते थे। यानी कि जो कृषकों का, किसानों का कर्जा था, किसानों का कर्जा भी इसने क्या किया, माफ किया। किसने, मुर्शिद कुली खां ने। यानी कि यह एक योग्य शासक था बच्चे। ठीक है, जी हाँ। अब मुर्शिद कुली खां के बाद 2 शासक और होते हैं जो कि बहुत बेहुदा होते हैं। बेहुदा का मतलब बहुत भोग विलासी टाइप के होते हैं। एक तो होता है सुजाउद्दीन। कौन होता है, सुजाउद्दीन होता है। इसका शासनकाल था 1727 से लेकर 1739 तक। इसको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका बीच में क्रम ना टूटे। ठीक है, नहीं तो इसको तो हम हटा ही देते, सुजाउद्दीन और सरफराज खां इन दोनों को हम हटा ही देते, लेकिन आपका जो क्रम है, क्रम से आपके माइंड में, दिमाग में याद रहे, इसलिए मैं इनको साथ ले लिया हूँ। ध्यान रखिएगा, आपको मुर्शिद कुली खां बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो बच्चे 1727 के बाद कौन बनता है, सुजाउद्दीन बनता है। और ये जो सुजाउद्दीन है कौन, तो ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था बच्चे। कौन था, मुर्शिद कुली खां का दामाद था बेटा। ठीक है, जी हाँ। तो जब अभी आपको पता है कि बंगाल और बिहार का जो सूबेदारी है इसको पहले से प्राप्त था, तो इसके बाद कौन बना, सुजाउद्दीन बना। तो सुजाउद्दीन को सूबेदारी प्राप्त हो गया, लेकिन सुजाउद्दीन को कुछ दिन बाद बिहार की भी
क्या मिल जाता है, बिहार की भी सूबेदारी मिल जाता है किसको, शुजाउद्दीन को। ठीक है जी हाँ बच्चे। और यह जो शुजाउद्दीन है, जब इसको बिहार का सूबेदारी मिलता है तो इसने बिहार के सूबेदारी के लिए, यानी कि बिहार को देखने के लिए एक नायाब सूबेदार, मतलब एक नायाब सूबेदार पद पर एक व्यक्ति को रखा जिसका नाम है अलीवर्दी खां। क्या नाम था, अलीवर्दी खां। यानी कि जो अलीवर्दी खां का नाम आता है वो कहाँ से आता है, शुजाउद्दीन के शासनकाल में आता है। ठीक है, ये अलीवर्दी खां कौन था, तो ये था जिस बिहार का नायाब सूबेदार था। क्या था, नायाब सूबेदार। चूंकि शुजाउद्दीन 1739 तक रहता है और इसके बाद 39 से 40 तक एक शासक आता है सरफराज खां। ठीक है, देखिए अभी भी जो अलीवर्दी खां था बिहार का नायाब सूबेदार ही था। मुख्य सूबेदार कौन था, तो शुजाउद्दीन था, लेकिन उसके नीचे जिसको नायाब सूबेदार कहते वो कौन था, अलीवर्दी खां था। उसको नियुक्त किसने किया था, तो शुजाउद्दीन ने किया था। ठीक है बच्चे जी हाँ। अब 1739 और 40 यानी एक साल के लिए आता है सरफराज खां। तो ये जो सरफराज खां था ये बहुत ही अयोग्य शासक था और भोग विलासी शासक था। ठीक है, अब जब भोग विलासी था तो भैया ये अपने मस्त था, और जब अपने में मस्त था तो अलीवर्दी खां ने क्या किया, इसकी हत्या कर दिया। यानी अलीवर्दी खां क्या करता है, सरफराज खां की हत्या कर देता है और बंगाल का शासक खुद बन जाता है। कौन बन जाता है बच्चे, अलीवर्दी खां बन जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे किसको, अलीवर्दी खां को देखेंगे। ठीक है, तो 1740 में अलीवर्दी खां जब शासक बनता है तो कब से कब तक रहता है, मतलब कब तक रहता है, 1756 तक। देखो बच्चे 1740 में जब सरफराज खां हटता है, उसकी हत्या कर देता है कौन, अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां इससे पहले क्या था, नायाब सूबेदार था, लेकिन जब इसकी हत्या कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, सूबेदार हो जाएगा बेटा। ठीक है, जब सूबेदार बनता है तो 1740 से 1756 तक रहता है बच्चे। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो अलीवर्दी खां है इसको एक संज्ञा प्राप्त है, यानी इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है मिर्जा मुहम्मद खां। हो सकता है कभी कभी आपसे पूछ ले, चूंकि अलीवर्दी खां के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, हो सकता है कभी आपसे पूछ ले भैया कि मिर्जा मुहम्मद खां के नाम से किसको जाना जाता है, तो अलीवर्दी खां को जाना जाता है बेटा। ठीक है जी हाँ। और आगे अगर हम बात करें, चूंकि आपको पता है कि यहीं पर जो शुजाउद्दीन था इसको बिहार की जो सूबेदारी थी यहीं पर प्राप्त हो गया था, तो सरफराज खां के पास भी तीनों की सूबेदारी थी। तो उसी को जब मारता है तो अब अलीवर्दी खां के पास क्या आ जाता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी। यानी कि अब अलीवर्दी खां के पास क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की सूबेदारी प्राप्त है बच्चे। ठीक है, यानी अभी जो अलीवर्दी खां थोड़ा सा पावरफुल है, ताकतवर है। ठीक, अब ये जो अलीवर्दी खां है बच्चे, देखो सूबेदार को नियुक्त कौन किया था, तो मुगल सम्राट। याद रखो, पहले यहाँ पे जैसे मुर्शिद कुली खां है तो मुर्शिद कुली खां किसने नियुक्त किया था, फर्रुख हसियर ने। तो इस प्रकार से ये सूबेदार होते थे, लेकिन ये जो सूबेदार होते थे इनको भेजना पड़ता था पैसा मुगल सम्राट के पास कर के रूप में। ठीक है, नजराने के रूप में, कि भैया अगर आप शासन कर रहे हैं तो हमको नजराना चाहिए, तो यहाँ से पैसा भेजा जाता था। तो उसी प्रकार से जब अलीवर्दी खां आया तो इसने भी क्या किया, तत्कालीन शासक को, तत्कालीन मुगल सम्राट को कुछ घूस भेजा और नजराना भेजा, और एक ही बार भेजने के बाद फिर यह कभी घूस या नजराना नहीं भेजता है बच्चा। इसका थोड़ा सा प्रभाव अपना बढ़ाने लग जाता है। कौन, अलीवर्दी खां। ठीक, अच्छा, अलीवर्दी खां जो है कि यूरोपी जो थे ना, अलीवर्दी खां यूरोपियों को मधुमक्खियों के समान मानता था। कैसा, अलीवर्दी खां जो था यूरोपियों को, यूरोपी का मतलब अंग्रेज, फ्रांसीसी जितने भी लोग थे सबको कैसा मानता था, ये मानता था मधुमक्खियों के समान। मधुमक्खियों के समान जब मानता था तो इसका एक वक्तव्य बहुत पूछा जाता है। हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं तो नोट्स दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो बच्चे इसका जो वक्तव्य था क्या था, इसने कहा था कि यदि यूरोपियों को छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाए तो ये काट काट के मार डालेंगी। ठीक है बच्चे, समझ पा रहे हैं। तो ये वक्तव्य किसका था, तो ये वक्तव्य था बच्चा अलीवर्दी खां का। याद रखिएगा, ये वक्तव्य बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। अलीवर्दी खां का शासन पूछा जाता है कि भैया ये कब से कब तक बंगाल का सूबेदार रहा। ठीक है जी हाँ बच्चे। अब अलीवर्दी खां जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1756 में। ठीक है, अब मृत्यु जो होता है पेचिश की वजह से होता है। ठीक है जी हाँ, तो इसकी मृत्यु हो जाता है 1756 में बच्चे। अब जब 1756 में मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद शासक कौन बनता है, यानी कि उसके बाद सूबेदार कौन बनता है, नवाब कौन बनता है, तो वो बनता है सिराजुद्दौला। कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है।
ध्यान रखना बच्चा, जो सिराजुद्दौला का शासन था ये बहुत बड़ा नहीं था, केवल 56 से 57 तक ही था। कहाँ तक था? केवल 1756 से लेकर के 1757 तक ही था। ठीक है, अब इसके बारे में समझिएगा। चूंकि ये जो अलीवर्दी खां है ना, इसकी 3 बेटियां थी। कितनी? 3 बेटियां थी। इन तीनों बेटों में मतलब इसका कोई पुत्र नहीं था, इसकी केवल 3 पुत्री थी, और तीनों पुत्री में से एक पुत्री का लड़का था कौन? सिराजुद्दौला। यानी कि जो सिराजुद्दौला या ससुर का नाती है, क्या है? अरे मतलब ससुर का नाती, ससुर का नाती नहीं, मतलब ये अलीवर्दी खां का नाती है। ठीक है, किसका नाती है? अलीवर्दी खां का नाती है। खैर कोई बात नहीं, अलीवर्दी खां का नाती है। नाती का मतलब कि उसकी बिटिया का लड़का है। ठीक है, अगर पोता कहेगा तो यानी कि बेटवा का लड़के को, जैसे अगर मैं हूँ, अगर मेरा कोई पुत्र है तो मेरे पुत्र का अगर कोई पुत्र है तो मेरा पोता होगा, लेकिन मेरा एक पुत्री भी है तो मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो नाती कहलाएगा बच्चे। ठीक है, तो अलीवर्दी खां का एक पुत्री का पुत्र कौन था? सिराजुद्दौला। यानी सिराजुद्दौला क्या था? अलीवर्दी खां का नाती था। ठीक है, ससुर का नाती नहीं। क्लियर? तो सिराजुद्दौला का शासन कब होता है? 1756 से 1757 तक बच्चे। अब सिराजुद्दौला क्या करता है? 23 वर्ष की अवस्था में ही क्या बन जाता है? बंगाल का नवाब बन जाता है। यानी जिस वर्ष की अवस्था में आपको अध्ययन करवा रहा था शुरू से ही, ठीक है, अभी भी मैं आपको करवा ही रहा हूं, तो 23 वर्ष की अवस्था में क्या बन जाता है? ये नवाब बन जाता है। और हम लोग कहाँ हैं देख ही लो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, 23 वर्ष की अवस्था में क्या बनता है? नवाब बनता है। और जब ये नवाब बनता है ना, तो चूंकि आपको पता है इसकी 3 बेटियां थी और तीनों बेटियों से वही पुत्र थे, तो इसका एक यानी कि जो सिराजुद्दौला था, इसका एक मौसेरी लड़का था। कौन था? उसका नाम था शौकतगंज। क्या नाम था? शौकतगंज था। तो ये जो शौकतगंज है, शौकतगंज और इसके साथ ही साथ सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर के सिराजुद्दौला का विरोध किया। किसने? शौकतगंज और घसीटी बेगम ने। ठीक है, यानी मौसेरा भाई और मौसी घसीटी बेगम, ये दोनों ने ही किसका विरोध किया? सिराजुद्दौला का। किस लिए विरोध किया? कि भैया गद्दी हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, तुम कहाँ बैठे। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है। क्लियर? जी हाँ, तो शौकतगंज और घसीटी बेगम ने क्या किया? सिराजुद्दौला का विरोध किया बच्चे। क्या किया? सिराजुद्दौला का विरोध किया। ठीक है, उसके बाद जब सिराजुद्दौला का विरोध होता है बच्चे, तो इसका फायदा अंग्रेज भी उठाना चाहते हैं। कौन? इसका फायदा अंग्रेज भी उठाना चाहते हैं। अब अंग्रेज सोच रहे थे भैया इसी में हम लोग भी क्या करें, हाथ आजमाएं, ताकि बंगाल जो है पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाए। ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया, यहाँ से देखो अंग्रेज आके जम चुके थे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब चूंकि भाई अवैध रूप से आया हुआ था, अवैध रूप से आने का मतलब एक भैया ये इसका बेटा थोड़ी था, ये तो इसका नाती था। तो अंग्रेजों को लगा कि यार भाई अब तो उसका कोई वैध उत्तराधिकारी तो है नहीं, वो बात समझ रहे। तो अंग्रेज भी क्या कर रहे थे? इसको हथियाने के चक्कर में पड़ गए थे। लेकिन सिराजुद्दौला ने शौकतगंज, घसीटी बेगम और अंग्रेज तीनों को हराया। ठीक है, इसने क्या किया? तीनों को हरा दिया। ठीक, अब जब हरा दिया तो अंग्रेज चूंकि यहाँ पे आ चुके थे, इतनी सारी चीजें हो गई थी। इसने फोर्ट विलियम भी बना दिया था, फोर्ट भी बना दिया, यानी किला भी बना दिया था, बंबई में भी बना दिया, पांडिचेरी में भी बना दिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों का मन बढ़ रहा था। अंग्रेजों के साथ साथ जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों का भी मन बढ़ रहा था। वे लोग भी किलेबंदी कर रहे थे अपनी सुरक्षा के लिए। व्यापार आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन अब किलेबंदी कर रहे हैं। तो ये जो सिराजुद्दौला था, इसने मना किया कि भैया आप लोग व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करिए, किलेबंदी नहीं चलेगा। फ्रांसीसी तो मान गए, अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज बड़े ढीठ थे, और जब अंग्रेज नहीं माने बच्चे, तो ये क्या करते हैं? अंग्रेज चूंकि बंगाल की बात हो रही है, तो बंगाल का जो अंग्रेज था वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। ठीक है, यानी बंगाल का जो अंग्रेज गवर्नर था वो था ड्रेक। उसका नाम क्या था? ड्रेक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो उसका नाम था ड्रेक। ठीक है, ये क्या करता है? ये नहीं मानता है, ये उल्लंघन करता है, ये सिराजुद्दौला की बात का अवज्ञा करता है। तो सिराजुद्दौला गुस्सा होता है और चल देता है युद्ध के लिए। तो युद्ध के लिए जब निकलता है तो 4 जून 1756 को सबसे पहले इसने कासिम बाजार पर आक्रमण किया और कासिम बाजार को जीता। ठीक है, बात समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, कभी ऑप्शन दे दे कि बताओ भैया निम्नलिखित में से किसने कासिम बाजार पर आक्रमण किया था, ठीक है, उत्तर में दे दे आपको मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन अलीवर्दी खां, ठीक है, और सिराजुद्दौला। तो किसने किया था? तो सिराजुद्दौला ने किया था बच्चे। ठीक है, तो 1756 में पहले कासिम बाजार को जीता,
कब जीता? 4 जून 1756। उसके कुछ ही दिन बाद 16 जून 1756 को कहाँ पे पहुंचता है? कलकत्ता। और कलकत्ता पे जब यह आक्रमण करता है तो अंग्रेजी जो सेना था वो भाग जाता है फुल्टा द्वीप पर, ठीक है। अंग्रेजी सेनापति, ठीक है, अंग्रेजी सेनापति कौन था? यही ड्रेक था, ठीक है। मतलब सेनापति और ये गवर्नर दोनों ही भाग जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सेनापति तो भागता ही भागता है, ये गवर्नर जो ड्रेक था ये भी भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? किस द्वीप पर? तो फुल्टा द्वीप पर, ठीक है। आपसे अगर कभी पूछ ले कि जब कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया तो सेनापति और गवर्नर कहाँ भाग गए? तो फुल्टा द्वीप पर भाग गए थे बच्चे, ठीक है। एकदम एकदम आपको पॉइंट से याद रखने हैं, ठीक है। आप ऐसे पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, इसका मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, ठीक है। आपको मैं प्रश्न और उत्तर करवा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक बच्चे। जी हाँ, अब ये लोग क्या किए? फुल्टा में भाग गए। अब कलकत्ता में लड़ेगा तो लड़ेगा कौन? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है एक व्यक्ति था, हालवेल। क्या नाम था इसका? हालवेल। यानी कि जब 1756 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला कलकत्ता पर आक्रमण करता है, जब वो लोग भाग जाते हैं तो कलकत्ता का यानी सॉरी ऐसे सुनिए, जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो अंग्रेजी गवर्नर और सेनापति भाग जाते हैं। तो सिराजुद्दौला का सामना कौन करता है? अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता है? तो अंग्रेजों की तरफ से हालवेल आता है। कौन आता है? हालवेल आता है। और इधर सिराजुद्दौला से यानी नवाब से क्या होता है? लड़ाई होती है बच्चे, ठीक है। और जब सिराजुद्दौला और हालवेल में लड़ाई होती है तो इसमें अंग्रेजों की हार होती है, यानी कि हालवेल की क्या हो जाती है? हार होती है बच्चे। क्या होता है? हालवेल की हार हो जाती है और सिराजुद्दौला जीत जाता है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और जब सिराजुद्दौला जीत जाता है तो 20 जून को क्या कर लेता है? फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है। कौन? फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है। कौन कर लेता है? सिराजुद्दौला कर लेता है, ठीक है बच्चे। जी हाँ, और जब ये फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया तो भाई ये इसका हो गया। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब ये कलकत्ता को जीत लेता है, चूंकि जो फोर्ट विलियम कहाँ था? कलकत्ता में ही था। आपको मैंने बताया था फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया था? तो बच्चा जॉब चारनाक ने किया था, ठीक है। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चारनाक ने किया था, ठीक। तो जब ये कलकत्ता को जीत लेता है तो कलकत्ता का नाम बदल करके क्या रख देता है? अलीनगर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कई बार पूछा है प्रश्न मतलब परीक्षाओं में। इसको आप ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता का नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? अलीनगर। किसने रखा था? तो सिराजुद्दौला ने रखा था बच्चे, ठीक है। ये बात पॉइंट से याद रहेंगे जी। अभी मैं रिपीट करके आपको याद भी करवा दूंगा यहीं पे, ठीक है। अलीनगर रख दिया बच्चे। अब जिस दिन इसने युद्ध को जीता था सिराजुद्दौला ने 20 जून को, इसने अंग्रेजों के कुछ अंग्रेजी सैनिकों को क्या किया? बंदी बना लिया, ठीक है। और जब बंदी बना लेता है तो उनको एक कोठरी में, ठीक है, एक कोठरी में, एक छोटी सी कोठरी थी। अगर हम इसके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो बच्चा हम आपको इसकी लंबाई जो चौड़ाई और लंबाई है बता देते दोनों ही, ध्यान रखिएगा। चूँकि फैक्ट वाली चीज़ें है ना बच्चा, थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है। हाँ, 18 फीट लंबा था और 14 फीट 10 इंच चौड़ा। ध्यान रखिएगा, 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा। ये क्या था बच्चा? एक कमरा था। यानी कुल मिलाजुला के ऐसे समझिए कि एक छोटा सा कमरा था और एक ये जो छोटा सा कमरा था बच्चे, इसी में सिराजुद्दौला ने 146 कितने? 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को भर दिया। ध्यान रखिएगा 20 जून का समय है और जून के समय में, जून को क्या कहते हैं हिंदी वाले महीने में? जेठ कहते हैं। क्या कहते हैं? जेठ कहते हैं, ठीक है। और जून के समय में आप जानते हैं कि भारत में कितनी गर्मी होती है, गर्मी अपने चरम पे होती है, जानते हैं ना बच्चे, ठीक है। और इसी जो जेठ की दोपहरिया है, इसी पर गाना बना था ना कि जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं सैया, पाँव जले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे 20 जून में यानी 20 जून 1756 को क्या करता है? 146 व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है। ठूस ठूस के बंद करता है, भर भर के एकदम उसी में एकदम ठूस देता है। और जब ठूस देता है तो चूंकि गर्मी था, गर्मी का समय था, आधे लोग तो गर्मी की वजह से मर गए, ठीक है। आधे लोग ने, बहुत ज़्यादा लोग, इसमें से 123 लोग मर गए थे। कितने? 21 जून को जब वह काल कोठरी खोला गया तो 123 लोग मर गए थे। जिंदा कितने बचे थे बच्चे? जिंदा बचे थे 23 लोग। कितने लोग जिंदा बचे थे? केवल 23 लोग। तो इस घटना को किस घटना के नाम से जाना जाता है?
काल कोठरी की घटना के नाम से बच्चे। किस घटना के नाम से? काल कोठरी की घटना। इसको ब्लैक होल घटना भी कहते हैं, यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं बच्चे। किसको? ये जो सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को काल कोठरी में बंद किया, आज बंद किया रात को, तो कल सुबह खोलता है, जिसमें से 123 लोग मर गए होते हैं गर्मी की वजह से, चूँकि जून था, और 23 लोग बचते हैं जिंदा। ठीक है, तो ये क्या है? काल कोठरी घटना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि काल कोठरी की घटना यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल घटना किस किस काल में होता है, किसके शासन काल में होता है, तो बच्चे ये होता है सिराजुद्दौला के समय में। किसके समय में? सिराजुद्दौला के समय में। कब होता है? तो 20 जून 1756 को होता है। कब होता है? 20 जून 1756 को होता है बच्चे। इतनी बात क्लियर है? जी हाँ। अब आगे देख लेते हैं। चूंकि आपको पता है कि कलकत्ता को जीता था, जीतने के बाद ये ब्लैक होल घटना कर दिया भैया, इतने लोगों को ठूस के उसी में भर दिया। इसके साथ ही जब जीत लेता है कलकत्ता को, कलकत्ता का नाम रख देता है अलीनगर, तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं? अलीनगर की संधि करते हैं। किससे? किससे करते हैं? सिराजुद्दौला से। अंग्रेज करते हैं या फिर सिराजुद्दौला करता है? आइए देखते हैं। देखिए, जब अंग्रेजों की हार होती है तो जो मद्रास में लॉर्ड क्लाइव था, अंग्रेजी गवर्नर जनरल, इसको जब पता चलता है कि बंगाल में हमारी सेना हार गई है, अंग्रेजी सेना हार गई है, तो इसने क्या किया? बंगाल में सेना भेजा, पानी के रास्ते भी और भूमि के रास्ते भी। ठीक है, इसने क्या किया? बंगाल में सेना भेजा, और फिर सिराजुद्दौला से क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। यानी कि जो अंग्रेज होते हैं जनवरी 1957 में क्या करते हैं? फिर से कहाँ कब्जा कर लेते हैं? कलकत्ता पे। ठीक है, तो जनवरी 1757 में, कब बच्चे? 1757, ध्यान रखिएगा, 1757 में कलकत्ता पर एक बार फिर से किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और उसके साथ ही क्या होता है? एक संधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं अलीनगर संधि। और यह संधि कब होता है बच्चे? 9 फरवरी 1757 को होता है। यानी कि जब इन्होंने पूरा कलकत्ता को जीत लिया अंग्रेजों ने, उसके बाद संधि करते हैं क्या? अलीनगर की संधि, चूंकि इसका नाम अलीनगर रखा जा चुका था। ठीक, अब जब अलीनगर की संधि करते बच्चे, तो इस संधि के तहत अंग्रेज क्या डिमांड करते उसको सुनना जब, बस, है ना। तो पहली बात, अंग्रेजों ने कहा भैया, अंग्रेज यानी कि हम लोग क्या करेंगे? अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे? मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार किलेबंदी करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? अपनी इच्छा के अनुसार किलेबंदी करेंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी अंग्रेजों का सामान आएगा उस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। और उसके साथ एक और ये था कि चूंकि सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया था, तो क्षतिपूर्ति के लिए सिराजुद्दौला को फिर कितने पैसे देने पड़े? तो 3 लाख रुपए देने पड़े। कितने बच्चे? 3 लाख रुपए देने पड़े थे। ठीक है बच्चे? जी हाँ। तो ये हो गया क्या? ये हो गया ब्रिटिशों का बंगाल विजय। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? इन्होंने बंगाल को जीत लिया, कलकत्ता को जीत लिया बच्चे। ठीक है, अब जब ये जीत लेते हैं, 1756 की बात है, अब जब ये जीत लेते हैं तो यहाँ पे सिराजुद्दौला के ये लोग मार भी देते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला क्या हो जाती है बच्चे? मौत भी हो जाती है। यानी ये लोग क्या करते हैं? सिराजुद्दौला को मार भी देते हैं 1756 में। उसके बाद ये लोग जो बनाते हैं, अच्छा सॉरी, अभी सिराजुद्दौला जीवित है, ये मरेगा कब अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, कैसे बताऊंगा ये समझिएगा। जो सिराजुद्दौला है, इसके 2 सेनापति थे, राय दुर्लभ और 2 सेनापति थे, राय दुर्लभ और मीर कासिम। क्या थे? राय दुर्लभ और मीर जाफर। ठीक है, तो मीर जाफर क्या करता है और राय दुर्लभ क्या करता है? अंग्रेजों से मिल जाता है बाद में। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा जो 1757 की युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध क्या होगा? तो प्लासी के युद्ध में कौन मारा जाता है? सिराजुद्दौला। अभी सिराजुद्दौला नहीं मारा जाता। ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान रखिएगा, प्लासी के युद्ध में मारा जाता है। प्लासी का युद्ध जो होता है 23 जून 1757 को शुरू होता है। ठीक है, और यहाँ 1757 का समय लगभग आ चुका था। फरवरी में क्या होता है? अलीनगर की संधि होता है। यानी 2 ही 3 महीने बाद क्या हो जाता है? 2-3 महीने बाद ही हो जाता है क्या? आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे प्लासी का युद्ध, और उसके साथ ही देखेंगे हम लोग क्या? बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज क्या होते हैं? भारत में एकदम सशक्त हो जाते हैं, और जब सशक्त हो जाते हैं तो पूरा राज करने के मूड में आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे कल हम लोग देखते हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।